नमस्कार। अमित शाह जी ने एक बहुत ही अहम और खतरनाक बयान दिया है। आपको मालूम है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई कल, तो उसमें यह तय किया गया कि जो वंदे मातरम है वो उसके जो 4 स्टैंजास हैं वो पूरे नहीं गाए जाएंगे, क्योंकि 1937 के बाद 1950 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में यह फैसला हुआ कि केवल पहले 2 स्टैंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे, क्योंकि बाकी 2 स्टैंजे में कुछ धार्मिक बातें हैं जिसका विरोध हुआ। और इस संदर्भ में केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में यह फैसला लिया गया कि पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अमित शाह जी ने बयान दिया है कि ये फैसला जो कांग्रेस का है वर्किंग कमेटी का, वो एंटी नेशनल है, मतलब कि देश विरोधी है। और मुझे समझ नहीं आई कि किस मानसिकता से उन्होंने ऐसा बयान दिया, क्योंकि इसका मतलब कि सारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोग देश विरोधी थे। महात्मा गांधी ने इस फैसले का समर्थन किया तो वो देश विरोधी थे। साथ साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका समर्थन दिया तो वो भी देश विरोधी थे। और साथ साथ में फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी ये बात मानी उस समय के, तो वो भी देश विरोधी थे। तो अमित शाह जी देशभक्त हैं और हम सब देश विरोधी हैं, यही हुआ ना। मैं अमित शाह जी के कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब तो नहीं देंगे मुझे मालूम है, क्योंकि जवाब है नहीं, कि जब आरएसएस की शाखाएं में गाना गाया जाता है, वो कौन सा गाना है, हमें बताएं। ये तो नहीं गाते वो, तो क्यों नहीं गाते? आपको मालूम है कि वंदे मातरम का इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि जब हम कॉलोनियल ईरा में अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो इस विरोध का ये गाना एक चिन्ह बन गया, सिंबल बन गया। ये उसके साथ नहीं जुड़े, क्योंकि इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। तो जो अंग्रेजों का साथ दे वो देशभक्त, जो अंग्रेजों के विरोध खड़े हुए वो देशद्रोही, वो एंटी नेशनल। मैं आपको बताता हूं ये शाखा में गाते क्या हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आपको बताना। ये कहते हैं, वहां गाते ये हैं, मैं अभी बताता हूं आपको, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आपको बताना। इनका जो गाना है, सॉरी, ये गाते हैं, वत्सले वत्सले, क्योंकि मैंने तो कभी गाया नहीं तो मुझे याद नहीं है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वंदे मातरम तो नहीं गाया जाता, जनगण मन भी नहीं गाया जाता, तो क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं करते थे। जो इस देश के तिरंगे झंडे पे विश्वास नहीं करेगा तो वो कहां सा देशभक्त हो गया? इनसे पूछिए कि आरएसएस ने पहली बार तिरंगा झंडा कब लहराया दफ्तर में? 2002 में। क्यों लहराया? वाजपेयी की सरकार आ गई। अब कैसे वहां करते? तो पहला तो सवाल इनसे ये कि ये सारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, सब लोग, ये सब देशद्रोही हो गए महात्मा गांधी के।
दूसरा, ये बताइए कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर से गुजरात के, उन्होंने कभी वंदे मातरम गाया? गाया? उनसे पूछिए, कभी ऑफिशियल फंक्शन में गाया? तो वो भी देशद्रोही हो गए। फिर इनसे पूछिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गाया? सरकार तो इनकी थी ना, तो वो भी देशद्रोही हो गए। तो मतलब महात्मा गांधी देशद्रोही, रविंद्रनाथ टैगोर देशद्रोही, कंस्टिट्यूएंट असेंबली देशद्रोही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय के राष्ट्रपति जी देशद्रोही, अटल बिहारी वाजपेयी जी देशद्रोही, नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही, क्यों उन्होंने तो गाया नहीं, आरएसएस देशद्रोही, तो कौन बचा है देशभक्त? फिर मोदी जी आप वही काम कर रहे हो जो आप 2014 से करते आए हो। मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को हिंदुओं से लड़ाओ और सत्ता पाओ, ये आपकी नीति है। और आपको आज मालूम है इस बात का कि जो हिंदुस्तान के युवा लोग हैं ना, वो इसको नकार चुके हैं। उन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा, मुद्दों की बात करो, मुद्दों की बात करो, स्कूल्स की बात करो। अभी एक उत्तर प्रदेश में गौशाला में स्कूल चल रहा है, गौशाला में। उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, तो इनको क्या परवाह है? इन्होंने दलितों के ऊपर लिंचिंग की तो देशभक्त बन गए, इन्होंने मुसलमानों के ऊपर गलत केस लगाए, मारा पीटा तो देशभक्त बन गए, क्रिश्चियंस के लोगों के आपको मालूम है चर्चेस घर जला दिए, देशभक्त बन गए। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप बताइए आप किस किस्म के देशभक्त? आपको मालूम है इस बात का कि जब तिरंगा लहराया गया और आरएसएस तिरंगा की बात नहीं मानती थी, तो उन्होंने कहा कि ये 3 रंग पाप हैं। ये हिंदुस्तान के भविष्य के लिए खतरनाक है, हम इसको नहीं मानते। हम तो केवल भगवा को मानते हैं। ये इनके ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स हैं। देशभक्त वो होता है जो इकट्ठा होकर देश को आगे बढ़ाए और ऐसे विवादित बातें देश के एजेंडे नहीं बनाए। इनको तो केवल एक एजेंडा बनाना है। मुझे ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मतलब कि नंबर 1 और 2 है ना इस देश में, तो इनसे पूछें एक और सवाल देशभक्ति का कि पार्लियामेंट बनाया क्यों? क्यों बनाया? कि वहां चर्चा होगी, प्रधानमंत्री जी वहां आएंगे क्योंकि देशभक्त हैं, गृह मंत्री जी आएंगे क्योंकि देशभक्त हैं। तो जो पार्लियामेंट नहीं आता पूरे सेशन में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, तो देशभक्त हो गए। आपको मालूम है, एक और इतिहास की बात बताऊं, कहा तो इतिहास का लेसन तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। ये तो इतिहास बदलना चाहते हैं ना, ये पढ़ी कभी तो सिलेबस की किताबें बदल देते हैं, पढ़ाने की किताब, अब ये इतिहास बदल रहे हैं, अब ये नीतियां भी बदल रहे हैं। तो ये बताओ मुझे कि क्या 4 स्टैंजा गाने में या 2 स्टैंजा गाने में लोगों का पेट भर जाएगा? उनको नौकरी मिल जाएगी? स्कूल में शिक्षा उच्च स्तर की हो जाएगी? होगी?
दलितों का की प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगी। इससे ये एक प्राथमिक मामला है अमित जी के लिए, जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से। जैसे ये भक्ति करते हैं गाय की। सावरकर ने मालूम क्या बोला था गाय के बारे में? ये एक यूजफुल एनिमल है, मतलब कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, देशभक्ति नहीं होनी चाहिए, डेटी नहीं बननी चाहिए। ये सावरकर की बात है, ये इनका खास है सावरकर जी। तो जहां जहां इनको लगता है कि अवसरवादी लोग हैं, जहां जहां इनको लगे कि हमें राजनीतिक फायदा होगा, तो वहां देशभक्ति करने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि यहाँ के उद्योगपति भी वैसे ही देशभक्त बन जाते हैं, और यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी वैसे ही देशभक्त बन जाती है। क्योंकि हम तो देशभक्त है नहीं, हम तो देश विरोधी हैं। मतलब सच्चाई हम देश को बताएं तो हम विरोधी हो गए, इनकी सच्चाई बताएं तो हम विरोधी हो गए, ये झूठ बोले तो देशभक्त हो गए। ये वास्तविकता है इस देश की। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा आप जेन जी के बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी कुर्सी खतरे में है। कहीं ऐसा देशभक्ति विभाग करते करते ऐसा ना हो कि सारा हिंदुस्तान देशभक्त हो जाए और आपको कहीं देश विरोधी कहने लगे। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसा होगा। आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक और इतिहास की बात बता दूं गृह मंत्री जी, शायद आपको याद नहीं, आपके आरएसएस के लोगों ने बोला था कि इस देश में कभी सामान्य हक मुसलमानों को और हिंदुओं को और क्रिश्चियन को नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। हम सामान्य हक दे ही नहीं सकते। तो गोलवालकर जी ने कहा था कि एनिमी नंबर 1, मतलब कि विरोधी नंबर 1 इस देश का मुसलमान, विरोधी नंबर 2 क्रिश्चियन एंड विरोधी नंबर 3 कम्युनिस्ट। अब इनका इतिहास देख लो, हमेशा मुसलमान के खिलाफ करेंगे बात, क्रिश्चियन के बाद और कम्युनिस्ट के बाद, इनका इतिहास रहा है। तो वो जो बातें गोलवालकर जी ने कही, वो जो बातें सावरकर जी ने कही, यही इनका नेशनल एजेंडा है। ये कहते हैं कि ये ट्रूथ एजेंट थियोरी में बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं ना, लेकिन सावरकर साहब से पूछो, वो कहते थे कि 2 ही नेशन है, 2 ही इस देश में देश हैं, मुसलमानों का देश है, हिंदुओं का देश। वो कभी मानते ही नहीं थे, अब ये कहते हैं कि नहीं। तो झूठ, फिर झूठ। तो झूठ बोलने से देश की उन्नति नहीं होती। हाँ, आपकी चुनावी उन्नति शायद हो सकती है, लेकिन वो भी अब जेन जी ने कह दिया, वो भी नहीं हम होने देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कुछ सवाल मैंने खड़े किए हैं। हालांकि ये बात जरूरी है, ये भी इतिहास की बात है कि 1952 में और आई थिंक 1976 में और 2002 में इन्होंने जरूर बात की थी कि सारा गाना गाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने एक फैसला लिया था, सरकार उस समय उनकी थी, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसी बात इन्होंने कभी की नहीं। ये सच्चाई है, देश के सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वांट टू just mention to you that yesterday the Congress Working Committee passed a resolution to the effect that the Congress will sing only the first 2 stanzas of the national anthem and not the other 2 stanzas, which is now made into a law that in all functions all the 4 stanzas should be sung. And Amit Shah ji, in that context, made a public statement and said that the Congress party is anti-national. Congress party is anti-national. Now, and he says it's anti-national because way back in 1937, the Congress party working committee resolution was that only the first 2 stanzas should be sung.
And that's been the agenda of the Congress party. They never wanted the other two stanzas. But the BJP has already wants the other four stanzas. And therefore, we are nationalistic and Congress party is anti-national. That's Amit Shahji's position. Now, just historically, I want to state a few facts that probably Amit Shahji is not aware of, but I will remind him that it is not just the 1937 resolution of the Congress party, but it is the resolution of the Constituent Assembly, decision of the Constituent Assembly, which said that we will not sing the other two stanzas. Only the first two stanzas of the Congress of the Vande Mataram will be adopted for the reason that it has certain references to religion in the other two stanzas. So we, being a secular nation, we did not want that to be crept in into a national song, because the Constituency Assembly said Jan Gan 1 will be our national anthem. This will also be the national song. It will be given equal status. One will be sung after the other, but only the first two stanzas. So according to Amit Shah, then the entire Constituent Assembly was also anti-national, which means that those of the BJP sitting there were also anti-national, or Jan Sangh who was sitting there were also anti-national. Right? Then in 1950, we adopted it. So that was also, when we became a republic, that was an anti-national decision. Mahatma Gandhi ji endorsed it, so Mahatma Gandhi was anti-national, according to Amit Shah. The President of India endorsed it, so he was, then President, he was anti-national. Rabindranath Tagore endorsed it, then he was anti-national. And therefore, all those who do not sing the four stanzas are anti-national. So, Amit Shah ji, can you please tell me that has the RSS ever sung that song? Vande Mataram in all its shakas? It hasn't. So you are also anti-national? Because you didn't sing it. So RSS is anti-national. And when Modi ji became the Chief Minister of Gujarat, was it the official song of the then government, and sang all the four stanzas in all its official meetings? No. So he is also anti-national. And Vajpayee ji, when he became Prime Minister of India, he never also directed that all the four stanzas should be sung. So he is also anti-national. It is true that you have always been saying since 1952, 1976, 2002 that this should be, all the four stanzas should be sung. But you have not done it. So your logic, if applied to you, makes you people anti-national. Surely. That's not acceptable to me. It may be acceptable to you. It's not acceptable to me. I mean, whatever it is, you may do it for your political reasons, which is exactly what you're doing. You don't do it for your political reasons so that you can win an election, because your history has been that. Right from the 90s, before that, when you only had 2 seats in parliament, what was your agenda? Somehow to be back at the national mainstream. So the whole Ram Mandir movement was that. And thereafter, when you came to power in 2014, because in Vajpayee's time, there was no such thing. Thereafter, your only agenda has been this. The Muslims, attack Christians, lynch Dalits. That's been your agenda. And raise all these issues, Gau Mata issue, this, that, and the other. I mean, in a cow shed, you are running schools, and you want to worship the cow. This is how you worship the cow, by making our children in a cow shed to run a school. This has happened in Uttar Pradesh. It's in the public domain. People have rejected all this. The Gen Z has already demonstrated
that no longer is this country going to be bothered about Hindu Muslim. This country must move forward. Think about the real issues of this that are confronting this country: schools, health sector, economic activity, exports, the rupee, our finances, public debt. These are issues in this country. Manufacturing, creation of jobs, unemployment, these are issues in this country. So you are singing the national song will roll off, have a positive impact on these issues. Means if we sing the national song, I mean, is that your priority as far as national agendas are concerned? Is this your priority? I'm shocked that a home minister of a country can make this statement and say, look, we are anti-national. I mean, we have fought the British. And you know the history of Vande Mataram? Vande Mataram was sung because it symbolized anti-imperial struggle. And you collaborated with the imperials. You collaborated with the British. You never took part in the Quit India movement. Never. You never take part in any satyagraha. You wanted your RSS people to be recruited in the army so that they could get training, so that you could assert at a later point in time your Hindu nationalism against your own people, which you are trying to do through your other organizations like Bajrang Dal. I mean, the real anti-national activity is being done for those who want to divide this country. And this is what you've been trying to do since 2014. Do you think that is part of your nationalist agenda? I mean, people outside the world are now saying impose sanctions on India because of what is happening. So please understand, these are not priority issues for the people of India. People of India want progress, want basic issues to be resolved. I mean, 82 crore people are being given 25 kilograms of food. That means they are in a state in which they will not be able to survive without 25 kilograms. You are not talking about that as to how to empower them, how to educate them, how to bring them into the mainstream of national life. You're not doing any of that. And you're talking about this as if this is the only agenda in this country. I mean, I am shocked. What is Parliament meant for? Parliament is meant for discussion, debate, and facing Parliament to answer questions. Is it a national is it nationalistic for a Prime Minister of India not to go to Parliament in an entire session? For the Home Minister not to go to Parliament in an entire session, not to go to the Lok Sabha? Is that symbolic of your great love for this country and for its institutions? I dare say no. People are seeing this government in a different light now. Because your agendas have been exposed. Your only agenda is divide this country and win elections. And you have actually sought the collaboration, and institutions have collaborated with you in that endeavor. And I mean, is it nationalistic of the mainstream to make this a national issue, media to make this a national issue, as if there is nothing better to talk about? This is not fair to the people of this country. And remember, if you continue like this, you're not going to stay there for very long. ये तो मुद्दों में बात होगी. एक और बहुत अहम मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. तो वो मुद्दा ये है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट उत्तराखंड गई. जब उत्तराखंड गए तो जब जो फंक्शन हुआ वहां और जब वापस आए तो वहां शुद्धिकरण हुआ ना. वो एंटी नेशनल नहीं है. सबसे
बड़ा एंटी नेशनल अगर कोई बात हो सकती है कि वो है, मतलब कि 1950 के बाद 2026 हो गया और इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वहां जाके स्पीच देते हैं उत्तराखंड में और उसके बाद शुद्धिकरण होता है। आपको मालूम है कि आर्टिकल 17 जो हमारे संविधान की है, दिस इज प्रोहिबिटेड एनी अटेम्प्ट एट स्टिग्मेटाइजिंग is prohibited under the constitution। तो आपने कोई एफआईआर की जिन्होंने ये काम किया, हिरासत में लिया उनको? और आपके नड्डा जी स्टेटमेंट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो हम भी इसकी निंदा करें। निंदा करने से क्या? अगर कोई कानून का उल्लंघन करे, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे, तो उसकी निंदा करोगे आप। और अगर आप एक कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ये कर सकते हो, तो आम दलित के साथ आप क्या करते रहे हो और आज के दिन क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा एंटी नेशनल कोई काम हो ही नहीं सकता। और मैं देश के दलितों को बोलूंगा कि आवाज उठाएं और इनके दफ्तरों को के जाके वहां पीसफुल एजिटेशन करें और कहें कि इनको गिरफ्तार करो, जिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है। निंदा करने से कुछ नहीं होगा। मैं कांग्रेस पार्टी को बोलूंगा, मैं सेक्युलर पार्टीज को बोलूंगा कि इकट्ठा होकर आप सोच सकते हो कि ऐसा इस देश में हो सकता है। इनको माफी मांगनी चाहिए और पार्लियामेंट में आके माफी मांगनी चाहिए और इस बीच में गिरफ्तारियां होनी चाहिए। मैं आपको आर्टिकल 17 की, एक मिनट मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशन ये तीसरा सॉरी कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ देता हूं, बड़ा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अब 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, मगर इसके बाद नहीं हो सकती। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो आ गया ना, इट्स प्रैक्टिस इज एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। मतलब कि कोई भी ऐसा आप काम करोगे जो अनटचेबिलिटी दिखाएगा कि आप अनटचेबिलिटी को अपनाते हो, वो प्रोहिबिटेड है। And the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law। जो संविधान के खिलाफ काम करता है, जो आप कर नहीं सकते, और एक कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ काम करता है, और ये लोग निंदा करते हैं क्योंकि मालूम है कि इस संविधान के खिलाफ है और कोई कदम नहीं उठाते, ऐसे एंटी नेशनल लोग और हो ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच।